और फिर नेक्स्ट आपका है कि ग्रोथ कंट्रोल की थ्योरीज़ क्या क्या है। तो बेसिकली 3 थ्योरीज़ हैं। पहली थ्योरी कहती है जो बोन है वो ग्रोथ की डिटर्मिनेंट है, यानी बोन जो है वो इटसेल्फ बेसिकली अपनी ग्रोथ को रेगुलेट करती है। सेकंड थ्योरी कहती है कि कार्टिलेज जो है वो आपका डिटर्मिनेंट होता है। और जो थर्ड थ्योरी है वो कहती है कि सॉफ्ट टिश्यू जो है वो आपका प्राइमरी डिटर्मिनेंट है, जिसके इन्फ्लुएंस के अंडर बाकी सारी ग्रोथ होती है। तो बेसिकली तीनों की कुछ एग्जांपल्स हैं और कुछ मतलब उसके हक में आप समझ लें कि पॉइंट्स आते हैं और कुछ उसके अगेंस्ट पॉइंट्स जाते हैं। तो जो बोन की है बेसिकली कि वो इटसेल्फ अपनी डिटर्मिनेंट है, उसमें बेसिकली आपका पॉइंट आ जाएगा कि जो एरियाज़ हैं जहाँ पे प्राइमरी जो कार्टिलेज है वो नहीं होता और डायरेक्टली बोन बनती है, तो वो आपके मतलब समझ लें एग्जांपल होती है कि बोन इटसेल्फ आपकी जो है वो है डिटर्मिनेंट अपनी ग्रोथ की। और फिर सेकंड आपके पास कार्टिलेज आ जाता है। तो कार्टिलेज में आपने जिस तरह देखा कि कुछ बोन्स डेवलप करती हैं कि उनका पहले प्राइमरी मतलब जो कार्टिलेज पड़ा होता है उसको रिप्लेस करती हैं। तो इस तरह ये लगता है कि जैसे जो आपका कार्टिलेज है वो बेसिकली आपका ग्रोथ का डिटर्मिनेंट है, यानी बोन का काम सिर्फ उसको रिप्लेस करना है, बाकी सारा काम उसका अपना है। तो उसमें जो थ्योरीज एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है वो इस तरह है कि अगर आप लॉन्ग बोन्स ऑफ द आर्म को देख लें तो उसके एक साइड दोनों एंड्स पे आपकी होती है एपिफिजियल प्लेट, जिसके अंदर आपके कार्टिलेज जो होते हैं सेल्स को डिवाइड कर रहे होते हैं। जब तक वो कार्टिलेज होता है तब तक वो ग्रो कर रही होती है। जब कार्टिलेज बोन में चेंज हो जाता है तो उसके बाद वो ग्रो नहीं करती। तो इसी तरह अगर आप देख लें मैंडिबल को, एक लॉन्ग बोन को अगर आप यू शेप में टर्न दे दें तो वो आपकी बेसिकली मैंडिबल बन जाती है, जिसके दोनों कॉन्डाइलर प्रोसेसेस के ऊपर आपके कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। लेकिन वो इटसेल्फ एपिफिजियल कार्टिलेज की तरह बिहेव नहीं करता, लेकिन फिर भी उसके अंदर कुछ डिवीजन होती है जो कि ग्रोथ भी करवाती है। और दूसरी एग्जांपल वो मैक्सिला की ग्रोथ में देता है कि नेज़ल सेप्टम आपका प्रेजेंट होता है। नेज़ल सेप्टम भी आपकी जो ओवरऑल ग्रोथ है उसको अफेक्ट करता है, उसका जो कार्टिलेज होता है। तो ये कार्टिलेज की थ्योरीज के कुछ एग्जांपल्स हैं। और जो थर्ड थ्योरी है जिसको आप फंक्शनल मैट्रिक्स थ्योरी कहते हैं, वो सॉफ्ट टिश्यूज़ की बेसिकली डिटर्मिनेंट को, सॉफ्ट टिश्यूज़ को ग्रोथ का डिटर्मिनेंट बताती है। और ये बेसिकली आप कह लेंगे सबसे ऑथेंटिक है, क्योंकि जो हमने पीछे मेन ग्रोथ भी पढ़ी थी उसमें भी यही था कि सॉफ्ट टिश्यू जब ग्रो करता है तो मैक्सिला को आगे वो पुश करता है, जिसकी वजह से पीछे सूचर्स में स्पेस बनती है, तो वहाँ पे बोन की ग्रोथ होती है। तो बेसिकली ये थ्योरी कहती है कि जो आपके सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं वो ग्रो करते हैं, जिसके वजह से आपके जो हार्ड टिश्यूज़ हैं उन पर प्रेशर पड़ता है और वो ग्रो करते हैं। और इसकी वो एग्जांपल देता है कि सबसे पहले आपकी ब्रेन की ग्रोथ है। तो जिनकी जब ब्रेन की ग्रोथ हो रही होती है तो आपका जो साइज़ है ब्रेन का वो बढ़ रहा है और वो प्रेशर लगाता है आपका क्रेनियल वॉल्ट के ऊपर, जिसके सूचर्स पे प्रेशर पड़ता है, वो सेपरेट होते हैं और वहाँ पे बोन की डेवलपमेंट जो ग्रोथ है वो होती है। तो ये बेसिकली है कि जो सॉफ्ट टिश्यू है, इस एग्जांपल में आपका ब्रेन है, उसकी ग्रोथ की वजह से आपकी क्रेनियल वॉल्ट की ग्रोथ हो रही है। और वो साथ ही भी एग्जांपल देता है कि वो जिन फॉर एग्जांपल कोई ऐसा पेशेंट जिसमें ब्रेन की ग्रोथ नॉर्मल नहीं है तो उसमें आपका हेड का साइज़ भी छोटा होगा। तो ब्रेन की ग्रोथ जो है वो बेसिकली वॉल्ट की ग्रोथ को डिटरमिन कर रही है। और दूसरी एग्जांपल वो आई बॉल और सॉकेट की देता है कि जब तक आपकी आई ग्रो कर रही होती है तब तक उसका सॉकेट का जो है वो साइज़ बढ़ रहा होता है, और जब आई की ग्रोथ रुक जाती है तो सॉकेट का साइज़ भी उतना ही रुक जाता है, उसके बाद वो मज़ीद इंक्रीज़ नहीं होता। तो ये बेसिकली आपकी 3 थ्योरीज थी कि ग्रोथ का डिटर्मिनेंट कौन होता है। और फिर नेक्स्ट है कि आपकी ग्रोथ को इन्फ्लुएंस कौन कौन सी चीज़ें करती हैं। तो उसमें बहुत सी चीज़ें हैं, जिसमें से जो 4 प्रॉफिट वाली बुक में लिखी हुई है उसमें आपका जो बर्थ के टाइम पे ग्रोथ है, बर्थ के टाइम पे वेट है वो आ जाता है। तो वो कहता है कि अगर जो इन्फेंट्स हैं वो 2500 ग्राम से कम वे करते हैं तो उनमें ग्रोथ के प्रॉब्लम्स आते हैं और उनमें डिफरेंट प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। फिर अगर आपकी ड्यूरिंग ग्रोथ कोई आपको इलनेस हो जाती है, कोई बीमारी हो जाती है, तो उसकी वजह से ग्रोथ जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है। आपका न्यूट्रिशनल स्टेटस उसमें इंपॉर्टेंट है कि आपकी
जो न्यूट्रिशन आपको चाहिए ग्रोथ करने के लिए नॉर्मली वो आपको मिल रही है या नहीं, मेल न्यूट्रिशन तो नहीं है। और फिर एक ओवरऑल सेक्युलर ट्रेंड है जो ग्रोथ में है, चेंज आ रही है कि विद टाइम जो इंडिविजुअल्स का साइज़ है वो कह रहा है वो इंक्रीज़ कर रहा है, और ओवरऑल जो फेस का साइज़ है वो कहता है कि नैरोअर और लॉन्गर हो रहा है। ये बेसिकली कुछ चीज़ें हैं जो ओवरऑल ग्रोथ को अफेक्ट करती हैं। फिर आपकी इरप्शन है प्राइमरी टीथ की और परमानेंट टीथ की। तो जो प्राइमरी टीथ है वो बेसिकली 6 मंथ रफली आफ्टर बर्थ आना स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन उससे पहले भी हो सकते हैं। उसको आप नेटल और न्यूनेटल टीथ कहते हैं। और बेसिकली उसमें कोई इतनी इम्पोर्टेंट बात नहीं है, वो यही है कि ड्यूरिंग जब वो बर्थ होती है तो आपके जॉज फुली डेवलप नहीं होते, और जॉज भी साथ साथ डेवलप हो रहे होते हैं, और बेसिकली आपका जो प्राइमरी टीथ है वो भी साथ साथ इरप्ट कर रहे होते हैं। अब इस फेज़ के अंदर आपकी जब प्राइमरी डेंटिशन पड़ी होती है तो दांतों की तरफ में स्पेसिस प्रेजेंट होती हैं जो कि नेचुरली प्रेजेंट होती हैं, मैलक्लूजन नहीं होती। तो एक तो वैसे ही ओवरऑल सारी जो डेंटिशन है वो स्पेस्ड होती है, क्योंकि बेसिकली जो परमानेंट टीथ आने होते हैं उनके लिए स्पेस बचानी होती है, क्योंकि वो रिलेटिवली बड़े होते हैं प्राइमरी टीथ की निस्बत। और दूसरी प्राइमेट स्पेसिस प्रेजेंट होती हैं इसके अंदर। तो प्राइमेट स्पेसिस भी बेसिकली नेचुरली प्रेजेंट स्पेसिस होती हैं जो कि मैक्सिलरी आर्च में होती हैं, लैटरल इंसाइजर और कैनाइन के दरमियान में। और मैंडिबल में आपकी ये होती हैं कैनाइन्स और फर्स्ट मोलर्स, प्राइमरी फर्स्ट मोलर्स के दरमियान। तो ये भी नेचुरल स्पेसिस होती हैं। इनका भी बेसिकली काम यही है कि बाद में जब परमानेंट टीथ आएंगे तो उनको अकोमोडेट किया जाए। और फिर आपकी स्केलेटल एज की असेसमेंट है, उसके लिए जो तरीके यूज़ होते हैं उसमें से पहला आपका हैंड एंड रिस्ट रेडियोग्राफ होता है। उसमें ये होता है कि जो हैंड और रिस्ट की बेसिकली बोन्स होती हैं वो एक सीक्वेंस से जो है वो कैल्सीफाई करती हैं। तो अगर आप उसका एक्सरे करवाएं तो उसमें जितनी बोन्स कैल्सीफाई हुई होती हैं उसके अकॉर्डिंगली आपको पता चल जाता है कि जो जो स्केलेटल मैचुरेशन है वो कितनी हो गई है, यानी स्केलेटल ग्रोथ कितनी हो गई हुई है। और दूसरा आपका सर्वाइकल वर्टिब्रल मैचुरेशन का है तरीका। उसमें आप जो लैटरल सेफ करते हैं ऑर्थोडोंटिक डायग्नोसिस के लिए ही, उसी के अंदर आपको सर्वाइकल वर्टिब्रल्स नज़र आ रहे होते हैं, और उसकी शेप के अकॉर्डिंग आप उसको जज कर लेते हैं कि कितनी ग्रोथ हो गई है और कितनी ग्रोथ रहती है। और फिर आपके हैं परमानेंट टीथ की इरप्शन। तो ये इरप्शन बेसिकली दो तरह की है। एक ये है कि जब आपका दांत मुंह में इरप्ट नहीं हुआ हुआ तो तब उसकी मूवमेंट किस तरह की है, तो इसको कहते हैं कि ये प्री इमरजेंट इरप्शन है। और फिर जब वो एक दफ़ा मुंह के अंदर इरप्ट हो जाता है ओरल कैविटी के अंदर, तो उसके बाद उसकी मूवमेंट्स क्या होती हैं, तो उसको आप कहते हैं कि वो पोस्ट इमरजेंट इरप्शन है। तो जो प्री इमरजेंट इरप्शन है उसमें बेसिकली ये होता है कि जब आपका फॉर एग्जांपल क्राउन भी डेवलप हो रहा होता है, बन रहा होता है, तो स्लोली आपका जो जो टूथ बड होता है वो बकली जो है वो जब लेबियली या बकली कह लें तो हल्का सा स्लो स्पीड पर ड्रिफ्ट कर रहा होता है। लेकिन उसकी स्पीड नेग्लिजिबल होती है, लेकिन होती है। वो बेसिकली ये कहता है अगर आप उसकी स्पीड को डिफरेंट एक्सरेज के साथ मॉनिटर करते जाएं तो आपको ओवरऑल जो ग्रोथ पैटर्न है मैंडिबल का या मैक्सिला का जिसमें भी हो रहा है वो पता चल जाता है, यानी आप पता कर सकते हैं, यानी इतनी उसकी स्लो मूवमेंट हो रही है। अब दो प्रोसेस चाहिए आपके जो परमानेंट टीथ है उसको इरप्ट करने के लिए। पहला ये कि जो उसके ऊपर बोन बनी हुई है वो रिजॉर्ब होती जाए, और दूसरा ये कि उसका इटसेल्फ प्रोपल्सिव मैकेनिज्म स्टार्ट हो जो उसको ओरल कैविटी की तरफ लेके जाए। तो बेसिकली वो कहता है कि इन दोनों में से अगर एक भी मैकेनिज्म ख़राब होगा तो आपका जो दांत है वो इरप्ट नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल वो कहता है कि जो डिसऑर्डर होता है क्लीडोक्रेनियल डिस्प्लेजिया, उसके अंदर बेसिकली जो आपके दांत के ऊपर बोन पड़ी होती है वो रिजॉर्व भी नहीं होती। तो जब वो रिजॉर्व भी नहीं होगी तो ऑब्वियसली वो ऊपर को इरप्ट नहीं कर सकेगा। और इसी तरह वो कहता है कि अगर आप बेसिकली दोनों तरह से ही आपके जो हैं मैकेनिज्म, इन दोनों में फॉल्ट आ सकता है किसी भी वजह से। लेकिन दोनों में से आप समझे रेट लिमिटिंग स्टेप कौन सा है, तो उसको पता करने के लिए वो ये करते हैं कि आपका जो टूथ बड होता है उसको एक वायर के साथ मैंडिबल के साथ बांध देते हैं, और फिर देखते हैं कि आपके ऊपर की बोन रिजॉर्प्शन होती है या नहीं। तो देखा ये गया है कि आप उसको वायर से बांध भी दें तो उसके बाद भी जो बोन की रिजॉर्प्शन है वो होती रहती है। तो साबित ये हुआ कि बोन की रिजॉर्प्शन जो है वो इंडिपेंडेंट है जो नीचे परमानेंट दांत है उसके प्रोपल्सिव मैकेनिज्म से। तो जो आपकी बोन की रिजॉर्प्शन है वो बेसिकली रेट लिमिटिंग स्टेप है इस सारे प्रोसीजर के अंदर।
उसके बाद ये देखा गया है कि एक तो आपके पास वो हो गया क्लिटोक्रेनियल डिस्प्लेसिया जिसमें रिजॉर्प्शन ही नहीं हो रही, और दूसरा आपके पास जो पाथवे का अगर डिफ़ॉल्ट देख लें तो उसमें एक रेयर सिंड्रोम या आप क्या लें जी सिंड्रोम आ जाता है जिसको कहते हैं प्राइमरी फेलियर ऑफ इरप्शन। तो इसमें ये होता है कि बोन रिजॉर्व हो जाती है लेकिन आपका दांत इरप्ट नहीं करता। तो इसमें वो कहता है कि आपका जो प्रोपल्सिव मैकेनिज्म होता है वो फॉल्टी होता है, क्योंकि अगर आप दांत को एक्सपोज करके देखें सर्जिकली तो कोई एंकेलोसिस नहीं हुआ होता और कोई ऐसी मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होती उसके ऊपर। दूसरी चीज़ वो ये कहता है कि अगर आपकी बोन रिजॉर्व नहीं हो रही है और उसको पाथ नहीं मिल रहा ऊपर जाने का, तो वो ऑब्वियसली रूट तो उसकी ग्रो कर रही है, तो रूट की ग्रोथ की डायरेक्शन थोड़ी सी चेंज हो जाती है, जिसमें आपका एग्जांपल आ जाती है डाइलेसरेशन की, यानी रूट सीधी नहीं रहती, फिर कहीं इधर उधर अपना पाथ चेंज करके डेवलप करती रहती है। तो फिर क्वेश्चन ये आता है कि आपका जो प्रोपल्सिव मैकेनिज्म है वो बेसिकली है क्या। तो वो कहता है कि जब आपकी रूट ग्रो कर रही होती है तो उसके अंदर कोलाजन क्रॉस लिंक्स हो रहे होते हैं, तो उसके अपने मतलब फोर्स की वजह से कोलाजन क्रॉस लिंकिंग और कोलाजन मैचुरेशन के साथ जो फोर्स बनती है वो उसको प्रोपेल करती है ओरल कैविटी की तरफ। लेकिन वो कहता है कि जब आपका प्राइमरी टूथ बन रहा होता है, रूट बन रही होती है, उस वक्त जो कोलाजन क्रॉस लिंकिंग, जो कोलाजन बेसिकली आपका मैचुरेशन होता है वो इतनी नहीं हुई होती। तो ये जो मैकेनिज्म है ये आफ्टर ग्रोथ, आफ्टर सॉरी इमरजेंस, आफ्टर इरप्शन इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन ड्यूरिंग इरप्शन इतना इम्पॉर्टेंट नहीं होता। और जो दूसरी आपकी पॉसिबिलिटीज़ थ्योरीज़ हैं वो ये है कि ब्लड प्रेशर की वेरिएशन की वजह से हो सकता है, फाइब्रोब्लास्ट की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हो सकता है, और एट्सेट्रा एट्सेट्रा। इस सब की वजह से आपकी जो प्रोपल्सिव मैकेनिज्म है वो इन सब की वजह से हो सकता है। और फिर है आपकी पोस्ट इमरजेंट इरप्शन। तो जब एक दफ़ा आपका दांत क्लूजल सरफेस फर्स्ट कर लें आप, या इंसाइडल सरफेस ओरल कैविटी में इरप्ट कर जाएगी, तो उसके बाद 3 फेजेस आते हैं उस दांत के ऊपर जिसमें ग्रोथ हो, जिसमें बेसिकली वो इरप्ट कर रहा होता है। तो पहले को आप कहते हैं पोस्ट इमरजेंट स्पर्ट, यानी जब वो आपका ओरल कैविटी में आया है तो उस वक्त से लेके तो जब तक वो अपोजिट दांत के साथ कांटेक्ट में नहीं आ जाता वो रैपिडली इरप्ट करता है। और उसकी जो बेसिकली इरप्शन की स्पीड है वो आपके ग्रोथ हार्मोन्स की जो सिक्रीशन है उसके साथ कोइंसाइड करती है। यूजुअली रात 8 से सुबह 1 बजे तक वो कहता है कि ग्रोथ हार्मोन भी ज़्यादा होते हैं और आपकी जो स्पीड है इसकी इरप्शन की वो भी ज़्यादा होती है। तो ये आपकी स्पर्ट है पोस्ट इमरजेंट के, जब तक वो अपोजिट ओक्लूजल सरफेस को टच नहीं कर लेता। उसके बाद आपकी जो फेज आती है उसको आप कहते हैं जुवेनाइल ओक्लूजल इक्विलिब्रियम, यानी अब दांत अपोजिट दांत के साथ कांटेक्ट में है लेकिन फिर भी वो हल्का हल्का ग्रो करेगा, क्योंकि और ये बेसिकली मैंडिबुलर टीथ के लिए है। वो कहता है कि अब हमने पढ़ा था कि सेफलोकॉर्डल का ग्रोथ का ग्रेडियंट होता है, यानी मैक्सिला पहले डेवलप कर जाता है पूरा, मैंडिबल उसके बाद कर रहा होगा। तो मैंडिबल जब ग्रो कर रहा है तो ऑब्वियसली वो ग्रो करेगा, डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड मूव करेगा, तो आपके जो लोअर टीथ हैं वो अपर टीथ से क्लूजली डिसक्लूड हो जाएंगे, थोड़ा सा नीचे चले जाएंगे। तो वो बेसिकली आपका हल्का हल्का सा इरप्ट होगा और थोड़ा सा स्लोली से और इरप्ट होगा, सिर्फ आपके मैंडिबल की ग्रोथ के को कंपनसेट करने के लिए। तो इसको आप कहेंगे कि ये जुवेनाइल ओक्लूजल इक्विलिब्रियम है। तो जब आपकी मैंडिबल की ग्रोथ पूरी हो जाएगी तो ये भी पूरा हो जाएगा, और उसके बाद आपकी जो फेज आ जाती है उसको आप कहते हैं कि ये अडल्ट ओक्लूजल इक्विलिब्रियम में चला गया है। और उसमें ये होगा कि जितना वियर एंड टियर होगा दांत का, ब्रुक्सिज्म है फॉर एग्जांपल, या नॉर्मल च्यूइंग की वजह से आपका जो वियर एंड टियर हो रहा है, तो जितना वियर होता जाएगा उतना वो थोड़ा थोड़ा सा इरप्ट करता जाएगा। तो ये बेसिकली आपके 3 फेज हैं आपके परमानेंट टीथ के इरप्शन के। पहला पोस्ट इमरजेंट स्पर्ट है, दूसरा जुवेनाइल ओक्लूजल इक्विलिब्रियम है, और तीसरा आपका अडल्ट ओक्लूजल इक्विलिब्रियम।